Hello students, myself Shivangi Tripathi, Head and Assistant Professor, Department of Chemistry, JNL College, Khagol. Today I am going to deliver a lecture on alcohols which is useful for the BSc Part 1 Honours students. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के जनरल इंट्रोडक्शन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड देयर यूजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो सबसे सिंपलेस्ट हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है वो है ग्लिसरॉल। इसकी अल्फा, बीटा, गामा तीनों पोजीशंस पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका नेचर प्राइमरी है, एंड जो हमारा सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उसका ये जो नेचर है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का नेचर पजेस करता है। इसमें 3 OH ग्रुप होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल डायोल के मॉलिक्यूल से, जो कि आपने लास्ट टर्म पे पढ़े हुए हैं, उससे लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। यही ज़्यादा OH ग्रुप होने की वजह से इसकी विस्कोसिटी भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल से ज़्यादा होती है और इसकी स्वीटनेस भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल से ज़्यादा होती है। आपने ग्लिसरीन के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो ग्लिसरीन इज नथिंग बट द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ही हम इंडस्ट्रियल नेम में ग्लिसरीन की तरीके से यूज करते हैं। ये लगभग हमारे हर एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स में एज अ ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। इसके जो 3 OH ग्रुप हैं वो इसकी बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ाते हैं और इसकी विस्कोसिटी और स्वीटनेस को भी बढ़ाते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो ग्लिसरीन आपने देखा ही होगा, इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड बहुत विस्कस होता है। ग्लिसरीन अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे, विस्कस आपको दिखेगा। स्वीट इन टेस्ट होता है, आप उसको खा भी सकते हो, तो दैट मीन्स इट इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। और ये एक हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो हमारा ग्लिसरॉल हुआ है, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड स्वीट इन टेस्ट आपका नेचर शो करता है। हमने पहले ही बताया इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्लाइकॉल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग ज्यादा होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाने की वजह से ये ग्लाइकॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ग्लाइकॉल का हमने 160 170 तक पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट OH ग्रुप के अधिकता की वजह से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ये वाटर और इथेनॉल में आपका सॉल्युबल होता है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन नहीं बन सकती है। इस वजह से ये ईथर में या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होता। इसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन। लेबोरेटरी में हम अगर किसी भी कंपाउंड को 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। तो अगर हमें प्योर फॉर्म में ऐसे कंपाउंड्स को प्राप्त करना है जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, तो उनका प्यूरिफिकेशन हम हमेशा रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। ये रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन क्या होता है कि हमारा ये मॉलिक्यूल के अंदर, फ्लास्क के अंदर प्रेशर को जब हम रिड्यूस कर देते हैं तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉल्वेंट के प्रेशर का, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तब मॉलिक्यूल आपका बॉईल करता है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से हम क्या करते हैं, उसका प्रेशर ही घटा देते हैं, जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने आप डिक्रीज कर जाता है। तो जब हमें इसको प्यूरिफाई करना है तो हम इसको बाय रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन करते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर तक अगर हम इसको ले जाएं
तो इसमें डिफॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। आप ये याद रखिएगा कि हर वो कंपाउंड जिनका की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनका डिस्टिलेशन विद रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने बताया है आपको कि यहाँ पे हम जो हमारा ग्लिसरॉल है उसे फैट्स एंड ऑयल की हाइड्रोलिसिस से ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल क्या है, अगेन हमारे एस्टर हैं। आप देखिए यहाँ हमने एस्टर ग्रुप दिखाया है जिसमें हमारा अल्कोहल का ऑक्सीजन बचा हुआ है जिसको हमने रेड कलर से दिखाया है, एंड किसी एसिड का या एस्टर डेरिवेटिव का उसका COR ग्रुप हमारे मॉलिक्यूल में इंसर्ट हुआ है। तो फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं, ये एस्टर कंपाउंड्स होते हैं, और जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा O और C बॉन्ड जो हमारा इसमें प्रेजेंट है, एस्टर में O एंड C बॉन्ड प्रेजेंट है, वो ब्रेक हो जाता है और हमें ग्लिसरॉल एंड एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बहुत आसानी से फैट्स एंड ऑयल की हाइड्रोलिसिस करते ही हमें ग्लिसरॉल मिल जाता है। दूसरा है, अगर हम शुगर के साथ इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुगर के साथ जब हम इसका फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na2SO2 दैट मीन्स सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ पे इसके फर्मेंटेशन से हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमें एसिटल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। आप ध्यान दीजिएगा हमारे इसमें एक भी कार्बन का लॉस नहीं होना चाहिए। हमारे शुगर में टोटल 6 कार्बन थे और जिसमें से 3 कार्बन हमें ग्लिसरॉल में मिल गए हैं, 2 कार्बन हमारे एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल में और 1 हमारा CO2 के फॉर्म में रिलीज कर गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे भी आप जब रिएक्शंस लिख रहे हैं तो ये ना हो कि आपसे 1 या 2 कार्बन की कमी हो जाए, क्योंकि आपका हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका प्रोसीड करता रहता है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने 2 तरीके के मेथड अभी पढ़े, एक है फैट एंड ऑयल से और एक है शुगर से। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड से बनाते हैं जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस किया है। चलिए उस मेथड को हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड पे हमने बताया ये हम सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम प्रोपीन, प्रोप दैट मीन्स 3 कार्बन्स एंड इन दैट मीन्स डबल बॉन्ड, 1 प्रोपीन दैट मीन्स 1 कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है। तो प्रोपीन का जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो दिस इज इसमें जो हमारा क्लोरीनेशन होता है वो एलाइलिक पोजीशन पे होता है। आप ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही आपको अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन में सारे तरीके के अल्कोहल्स बता चुके हैं। उनमें से आपने एलाइलिक, बेंजाइलिक, फिनॉल सबके बारे में उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रोपीन का क्लोरीनेशन करते हैं हमें एलाइलिक क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। फिर इसकी रिएक्शन जब हम डाइल्यूट NaOH से करते हैं, दैट मीन्स इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो यहीं से हमारा जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाता है OH ग्रुप से और हमें एलिल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई है HOCl से। हम आपको पिछली क्लासेस में बता चुके हैं कि ये आपका किस तरीके से टूटता है, OH प्लस एंड Cl माइनस के तौर पे। जब ये OH प्लस और Cl माइनस के तौर पे टूटता है तो इसका एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू सिट्ज़िफ रूल होगा, सॉरी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव पार्ट ऑफ एडेना अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें इसके थ्रू क्या मिल जाता है, डाईऑल विद मोनोक्लोरो डाईऑल, हमें एक कंपाउंड मिलता है। और फर्दर हम इस क्लोरीन को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, डाइल्यूट NaOH से इसकी हाइड्रोलिसिस करके। जैसे ही हम इसकी डाइल्यूट NaOH से हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल हमें मिल जाता है। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड टू सिंथेसाइज द ग्लिसरॉल फ्रॉम प्रोपीन। जो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है वो आपका सबसे अधिक इसी मेथड के थ्रू बनाया जाता है। बहुत सिंपल मेथड है ये, बहुत आसानी से हाई यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट हमें इसमें मिलती है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोपीन रहेगा उस पर क्लोरीन का एडिशन कराना है जिसके थ्रू हमें एलाइलिक क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। और उसके बाद उसकी जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विद बेस
तो हमें एलिल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद हमें इसकी रिएक्शन HOCl से करानी है, जो कि हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अटैच होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और उसके बाद हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा, जिसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करके, बेसिक हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसकी केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि इसके पास प्राइमरी इनके पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के अल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल्स की भी रिएक्शन देते हैं एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स की भी रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं विद मेटल, दैट इज विद सोडियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ले रहे हैं एट द रूम टेम्परेचर, तो हमारा जो सोडियम है वो सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। हाइड्रोक्सी ग्रुप के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, और सेकेंडरी ग्रुप पे ये अटैक नहीं कर रहा है। दैट मीन्स मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट बना रहा है एट रूम टेम्परेचर। जबकि जब हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर कर रहे हैं, दैट मीन्स इन हीटिंग कंडीशन कर रहे हैं, अगेन ये हमारा सिर्फ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पे ही अटैक कर रहा है, बट हीटिंग कंडीशन में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और ये हमें डाई सोडियम ग्लिसरोलेट को प्रोवाइड कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, इसने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप पे रिएक्शन नहीं दी है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स पे रिएक्शन दी है। आपको याद रखना है कौन सी रिएक्शंस आपकी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पे हो रही है और कौन सी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप पे हो रही है, या कौन सी दोनों अल्कोहलिक ग्रुप्स में हो रही है। तो सोडियम के साथ क्या है, जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तो ये सिर्फ हमें मोनोसोडियम डेरिवेटिव देता है, जबकि जब हम इसकी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं विद सोडियम, तो दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ये हमें सोडियम डेरिवेटिव देता है, और सेकेंडरी अल्कोहल हमारा एज सच उस पर इनर्ट रह जाता है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी विद फॉस्फोरस हैलाइड। यहाँ पे जब हम इसकी फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करते हैं, हम आपको पिछले क्लासेस में बता चुके हैं कि फास्फोरस और सल्फर बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो फास्फोरस है वो तीनों OH ग्रुप, दैट मीन्स तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके POCl3 आपका एज अ बाई प्रोडक्ट बना देता है, और दोनों प्राइमरी और एक सेकेंडरी पर क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। तो आपको PCl5 के साथ ये याद रखना है, ड्यू टू द हाई एफिनिटी ऑफ फॉस्फोरस टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे क्लोरीन डिलीवर करता है, दैट मीन्स ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम इसकी पढ़ते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड दोनों के साथ ये सेम तरीके की रिएक्शन देता है। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर या कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, HCl या HBr का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अलग अलग तरीके की रिएक्शन देता है। यहाँ पे हमने ग्लिसरॉल लिया है, उसकी हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl या HBr के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अल्कोहल दोनों पे रिएक्शन करता है। यहाँ पे हमने प्राइमरी और अल्कोहल दोनों पे रिएक्शन करा के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दिखाया है, लेकिन जब हम इसकी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही एक्सेस ऑफ HCl या एक्सेस ऑफ HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हैं। ये दोनों प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी या दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पे रिएक्शन दे सकते हैं। जब इसने दोनों प्राइमरी ग्रुप पर रिएक्शन दी है तब जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन। जबकि जब इसने प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप पे रिएक्शन देके डाइक्लोरो डेरिवेटिव हमें दिया है तो उसका नाम क्या है, अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन। दोनों पोजीशन हमने नंबरिंग की है या लेबलिंग की है,
तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें हम या हाइड्रोब्रोमिक एसिड ले लें, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहलिक ग्रुप्स हमारे रिएक्शन कर सकते हैं। और जब हम एक्सेस ऑफ HCl ले लेते हैं तो दोनों प्राइमरी ग्रुप या एक प्राइमरी ग्रुप और एक सेकेंडरी ग्रुप हमारा रिएक्ट करके हमें डाइक्लोरोहाइड्रिन एज अ प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। जैसे अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए बताया या हाइड्रोब्रोमिक एसिड के लिए बताया, दोनों में ये भी हमारी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट थी, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट है वो एकदम डिफरेंट है। चाहे यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दें या हाइड्रोब्रोमिक एसिड दे दें, हमें दोनों के कंडीशन में या तो अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन्स मिलेंगे या अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन्स मिलेंगे विद एक्सेस ऑफ HCl। लेकिन जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करते हैं तो हमें इसके केस में जो प्रोडक्ट है, चाहे एक्सेस ऑफ HI ले लीजिए या स्मॉल अमाउंट ऑफ HI ले लीजिए, दोनों ही एकदम डिफरेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड के कंपैरिजन में। आइए देखें कैसे। यहाँ पे क्या है हमारा, हमने ग्लिसरॉल लिया हुआ है। जब ग्लिसरॉल हमारा HI के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे तीनों OH ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं आयोडीन से। दैट मीन्स हमें ट्राई आयोडाइड मिलता है डेरिवेटिव। अब ये ट्राई आयोडाइड डेरिवेटिव अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयोडीन है उसका साइज कार्बन के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। जब स्टेबिलिटी कम है तो ये बहुत आसानी से मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो सकता है एज एन I2 मॉलिक्यूल, एंड I2 मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, तो वो बहुत आसानी से मॉलिक्यूल को छोड़ के चला जाता है। तो जब हम इसकी नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे होते हैं हीटिंग करके, जनरली वो जो टेम्परेचर है हमारा 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हम लेते हैं, तो हमारे दो आयोडीन मॉलिक्यूल यहाँ से, आयोडीन एटम यहाँ से निकल जाते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ HI, वो हमारा एलिल आयोडाइड बनता है, इन कंट्रास्ट टू मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स इन द केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोक्रोमिक एसिड। उनके केस में हमें क्या मिल रहा था, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे हमारा हेलोजिनेटेड कंपाउंड, हेलोजिनेटेड ग्रुप अटैच हो जा रहा था, जबकि विद हाइड्रोजन आयोडाइड स्मॉल अमाउंट में हमें क्या मिला है, एलिल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिला है। अब अगर हम इसी में एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएं तो हमारी फर्दर रिएक्शन इस एलिल आयोडाइड से आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, जब हमने एलिल आयोडाइड पे HI की रिएक्शन कराई तो एग्जैक्टली मार्कोनिकोव एडिशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग negative part of adena attached to that carbon which has least number of hydrogen। तो HI में हमारा negative part क्या है, I माइनस, और positive part क्या होगा, H प्लस। तो I माइनस हमारा उस कार्बन से अटैच हो जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, दैट मीन्स CH से, तो ये हमारा अटैच हो गया। और एक हाइड्रोजन हमारा जो H प्लस था वो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो हमें डाइक्लोरो डेरिवेटिव या डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई आयोडाइड डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। अगेन क्या होगा हमारा, ये आयोडीन जो एटम है ये हमारे इस मॉलिक्यूल में स्टेबल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, अगेन द सेम रीज़न, जो आयोडीन है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, कार्बन के साथ वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा आयोडीन है वो इस मॉलिक्यूल को छोड़कर निकल जाता है और अगेन हमें 1 प्रोपीन मिल जाता है। लेकिन हमने अभी भी फर्दर एक्सेस ऑफ HI से रिएक्शन कराई है, दैट मीन्स हमारे मीडियम में अभी भी हाइड्रोजन आयोडाइड प्रेजेंट है। अब ये HI फिर से क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल, ये फिर से इस बचे हुए डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करता है, वैसे ही ऐड होता है जैसे कि पहले ऐड हुआ है, दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके थ्रू हमें क्या मिला, ये हमें डेरिवेटिव मिला जिसमें कि जो हमारा आयोडीन है वो सेकेंडरी वाले कार्बन से अटैच हो गया है
और हमें आइसोप्रोपिल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखिए। हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोब्रोमिक के साथ रिएक्शन आपकी नहीं पूछी जाती है, ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ पूछी जाती है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड आपका क्या करता है, जब आपने स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है तो हमें एलिल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, और जब आपने एक्सेस में HI लिया है तो हमें आइसोप्रोपिल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमारे अल्फ्रेड नोबेल ने ढूंढा था इस रिएक्शन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने नाम सुना होगा डायनामाइट का, ये उसी की सिंथेसिस की रिएक्शन है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमने शो किया है कि हम जब 1 पार्ट ऑफ ग्लिसरॉल को 3 टाइम्स HNO3 के साथ और 5 टाइम्स कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब जाके हमारा ये ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट बनता है। ये ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट हमारा बहुत ही पॉइजनस लिक्विड है और इसके बनने पे आपको हेडेक सी फीलिंग आती है, और ये इतना ज़्यादा वायलेंट है, इतनी आसानी से ये आपको एक्सप्लोड कर जाता है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा भी गर्म किया या सडन शॉक भी लगा तो ये आपका एक्सप्लोड कर जाता है। तो जब अल्फ्रेड नोबेल ने इसे बनाया था तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई थी कि जो कंपाउंड इतना ज़्यादा आपका आसानी से एक्सप्लोड कर जा रहा है, इतना वायलेंटली एक्सप्लोड कर रहा है, थोड़े से शॉक से भी अगर आप उसको हिला भी देंगे तो भी वो आपका एक्सप्लोड कर जा रहा है, तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाएंगे। उन्होंने डायनामाइट इसीलिए बनाया था कि उस समय जो रोड का कंस्ट्रक्शन है उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन होगा या अदर एक्टिविटीज़ के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था ये अल्फ्रेड नोबेल का, और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। बहुत ही छोटी उम्र में इनकी डेथ भी हो गई थी। इन्होंने जब इसकी सिंथेसिस की तो ट्राई ग्लिसरल नाइट्रेट को बनाने के बाद इनके साथ दिक्कत ये आई कि इसको ये ऐसा कैसे बनाए कि इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो सेफर एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ा, इसे किसिल गुहर के साथ इन्होंने इसको मिक्स किया, और यही जब किसिल गुहर के साथ हमारा ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट मिक्स हो जाता है तब जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम डायनामाइट कहते हैं। किसिल गुहर आपका क्या है, जैसे आपने देखा होगा नदियों के नीचे जो सैंड जैसा होता है, सिलिका जो आपकी है, सिलिका का कंपाउंड होता है, फिल्टरिंग के पर्पस से ये यूज़ किया जाता है। तो उसके साथ मिक्स करने पर ये हमारा सेफर एक्सप्लोसिव बनता है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। तो ये वाली जो खोज थी अल्फ्रेड नोबेल की, ये भी आपका सडन हुई थी जब ये अपनी लेबोरेटरी में इसकी सिंथेसिस करने के बाद इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। तो इन्हें पता था कि ये बहुत ही शॉक के लिए ये मतलब शॉक रेजिस्टेंट नहीं है, ये बहुत आसानी से ये वायलेंटली एक्सप्लोड कर सकता है। तो इनके हाथ से गलती से जो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट इन्होंने बनाया था उसकी बॉटल गलती से इनकी किसिल गुहर पे गिर गई, और इन्होंने सोचा कि अब तो इनकी जो फैक्ट्री है पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जानी है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से वायलेंटली एक्सप्लोड कर जाएगा। जब छोटे से शॉक में ये आपका एक्सप्लोड कर जाता है, तो यहाँ पे उनसे पूरी पूरी बॉटल गिर गई थी और वो खुल गई थी। तो उन्हें ये लगा कि ये उनका लास्ट टाइम है, बट आसानी से वो जो कंपाउंड है आपका वो उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तब उन्हें ये पता चला कि इसको हम आसानी से सेफर एक्सप्लोजिव कैसे बना सकते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो सकता है अगर हम इस केमिकल कंपाउंड को किसिल गुहर में मिक्स करके रखें। तो वहाँ से डायनामाइट की खोज हुई कि इसको आप किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उनकी इस खोज की वजह से बहुत से मीडियाज़ ने उस समय उनको मौत का सौदागर कहा था, और वो अपनी इस खोज के बाद बहुत ज़्यादा
इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि ये वार्स में यूज़ किया जाने लगा लोगों को मारने के लिए। उसी से शुद्ध होकर इनकी बहुत आसानी से बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। बाद में इनके काम का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखते हुए इनके नाम पर नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी पढ़ते हैं, विद एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो जब हम इसकी रिएक्शन विद एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स करते हैं तो हमारे पास तीनों OH ग्रुप एक एक करके एस्टरिफाइड हो जाते हैं। हमने बताया है आपको पहले की क्लास में, चाहे हम एसिड ले लें या एसिड क्लोराइड ले लें या एसिड का कोई एस्टर ले लें, यहाँ सॉरी हमने एक ऑक्सीजन कम लिख दिया है, एसिड एनहाइड्राइड ले लें, तो हमारा हर एक केस में ये जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप्स एक एक करके सारे के सारे एस्टरिफाइड हो जाएंगे। दैट मीन्स COCH3 ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। याद रखिए इसमें ऑक्सीजन जो रहेगा वो अल्कोहल का ही प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा पहले मोनो एस्टरिफिकेशन हुआ, उसके बाद दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ने रिएक्शन की तो डाई एस्टरिफिकेशन हुआ, एंड लास्ट स्टेज में हमारे पास दोनों प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी पे एस्टरिफिकेशन हो गया। दैट मीन्स हमें ट्राई एस्टरिफाइड प्रोडक्ट मिला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटालाइजेशन या आपका एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। आपने हर एक केस में पढ़ा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में भी, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स में भी एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स में भी यहाँ पे इसका एस्टरिफिकेशन किया है, जो कि धीरे धीरे करके तीनों कार्बन्स पे हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर ग्लिसरॉल चैप्टर से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो 2 क्वेश्चन फिक्स हैं उसमें से एक है आपका रिएक्शन विद HI एंड सेकेंड है आपका रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। रिएक्शन विद HI हमारी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट थी एंड रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो फॉर्मिक एसिड मिलता है, जबकि जब ये रिएक्शन हम 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें एलिल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ हमने आपको मैकेनिज्म भी दिखाई है, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सैलिक एसिड से की है। ऑक्सैलिक एसिड को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। सिंपली यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसमें से H और इसमें से OH ग्रुप हमारा निकल के दैट मीन्स डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इस डिहाइड्रेशन के बाद इस क्या होता है, इस ऑक्सीजन से ये पूरा कंपाउंड एज सच जुड़ जाता है। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद हमारा क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, क्योंकि 2 CO ग्रुप जब भी अगल बगल होते हैं दैट मीन्स अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होते हैं। ये आपको रिमेंबर रखना चाहिए, अल्फा कार्बोनिल एसिड्स बहुत आसानी से डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये CO2 मॉलिक्यूल हमारा निकल गया और ये हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसी ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन से। तो हमें ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ पे हमारी वाटर से रिएक्शन हुई है जो हमारा मीडियम में प्रेजेंट है। जैसे ही हम वाटर से रिएक्शन करते हैं फिर क्या होता है, वाटर के ऑक्सीजन के पास हमारे पास लोन पेयर है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और कार्बोनिल कार्बन हमारा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे लोन पेयर ने अटैक किया। जैसे ही इसने अटैक किया, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से उसकी तरफ ब्रेक कर गया। देखिए हमने उसके बाद ये स्पीशीज बनाई है, एग्जैक्टली रिएक्शन से वही बन रही है, अलग अलग कलर्स पे ध्यान दीजिए कि कब कौन सा ग्रुप कहाँ से आ रहा है, हमने हर एक का कलर अलग अलग दिखाया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा O- बन गया और उस दूसरे कार्बन से हमारा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया। वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाने के बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, 3। ऑक्सीजन कभी भी अपने पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहेगा, तो उसको हटाने का रीजन भी उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके
ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। दोनों ऑक्सीजन हमारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये हमारा OH के फॉर्म में और ये भी हमारा OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये हमारा OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक कार्बन पे कभी भी 2 OH ग्रुप सरवाइव नहीं कर सकते, वो बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल में से एक OH ग्रुप का निकलना फिक्स है कि वो OH ग्रुप हमारा मॉलिक्यूल को छोड़कर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा OH ग्रुप है, आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने नया बनाया है उस पर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, जो हमारा पहले से जुड़ा है उस पर रिएक्शन हुई, ये OH बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ और ये आपका ऑक्सीजन की तरफ H को देता हुआ निकल गया। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन हमारा इधर गया तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन और ऑक्सीजन जो पहले से प्रेजेंट था उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो हमारे पास हमारा इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट ग्लिसरॉल वापस मिल गया और प्रोडक्ट हमारा कहाँ से बना, इतनी दूर से हमारा प्रोडक्ट बना है और वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, इसकी मैकेनिज्म पर हमने हर एक चीज दिखाई है। इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमारा कहाँ से आ रहा है, जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड में प्रेजेंट था, और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमारा वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फॉर्मिक एसिड बनता है ग्लिसरॉल को की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड से करने पर। अब बात करते हैं जब हम इसकी रिएक्शन 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही ग्रुप, ध्यान दीजिए, दोनों ही ग्रुप डिहाइड्रेट होते हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमारा वाटर निकल गया और यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जब यहाँ दोनों से निकल जाता है तो हमारे पास ये स्पीशीज बनी। फिर ये स्पीशीज आपकी CO2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी हमारा क्या करेगा, आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होगा। इसमें हमने ब्रेक होना दिखाया है कि किस तरीके से ब्रेक हुआ है। मान लीजिए हम इस सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बना और इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। उसके बाद फर्दर इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कितनी हो जाएगी, एक इसके पास 2 बॉन्ड पहले से थे और C से एक और नया बॉन्ड बनने की वजह से इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, तुरंत बॉन्ड को कार्बन की तरफ ब्रेक कर देगा और कार्बन की तरफ ब्रेक कर देने पे अगला नेक्स्ट कार्बन इसको ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग बना के 2 CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो एलिल अल्कोहल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है इसकी मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सैलिक एसिड के साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मिक एसिड है एंड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सैलिक एसिड के साथ जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा एलिल अल्कोहल है। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन KHSO4 एसिड, ये सब हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। तो इसकी अलग अलग अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं या ग्लिसरॉल को हम अकेले ही हीट कर दें या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ले लें, पोटेशियम पेंटाऑक्साइड ले लें या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, तो जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो एक्रोलीन है। दिस इज एलिल एल्डिहाइड। तो एक्रोलीन कहा जाता है एलिल एल्डिहाइड को। ये हमारा एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है और इसकी स्मेल बहुत बेकार होती है। ये ग्लिसरॉल के टेस्ट करने में, अगर जब हम इसका लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो लेबोरेटरी में ग्लिसरॉल का टेस्ट करने की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। सिंपल हम उसमें H2SO4 ही केवल डाल दें अगर तो भी, या सिंपली ग्लिसरॉल को हीट भी कर देते हैं तो बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। अगर वो गंदी सी स्मेल आई तो वो एक्रोलीन के फॉर्मेशन की वजह से आती है। दैट मीन्स आपको जो गिवन कंपाउंड है, जो दिया हुआ कंपाउंड है वो क्या है, ग्लिसरॉल है, सॉरी।
नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ग्लिसरॉल है वो बहुत ही डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स देता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ये अलग अलग प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे हमने बताया है ये कौन कौन से प्रोडक्ट देता है जब ग्लिसरॉल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इसका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो तो आपको क्या मिला, ग्लिसरल्डिहाइड। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरिक एसिड CHO में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से अगर इसका सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में, दैट मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको ये मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, ये पहले एल्डिहाइड में एंड देन फाइनली एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दैट मीन्स दोनों आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरीके के कंपाउंड को हम मेसोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो अगर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हमारा ऑक्सीडाइज हुआ तो ग्लिसरिक एसिड, और अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ तो मेसोक्सिलिक एसिड। और इनका अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है तो वो टार्टोनिक एसिड है। टार्टोनिक एसिड हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। मेसोक्सिलिक एसिड हमारी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है और यहाँ पे हमने क्या किया, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर ग्लिसरिक एसिड का किया है तो इसमें भी हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी ऑक्सीडाइज्ड होकर टार्टोनिक एसिड बनाता है और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप बाकी रह जाता है। ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जब फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है तो ये हमारा मेसोक्सिलिक एसिड बनाता है, क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं विद द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड which is further oxidized into glyceric acid which can further oxidize to tartonic acid. सिमिलरली अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो मेसोक्सिलिक एसिड बनता है। और टार्टोनिक एसिड का भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन अगर हम कर दें, ग्लिसरॉल का अगर हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कर दें तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है वो हमारी मेसोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद हमने आपको शो किया है कुछ रिएजेंट्स के बारे में कि कौन कौन से रिएजेंट्स सेलेक्टिवली प्रोडक्ट्स हमारे देते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तो ये मेनली जो हमारा प्रोडक्ट देता है वो ग्लिसरिक एसिड देता है। उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें तो ये हमें ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड एक साथ देता है। दैट मीन्स हमने क्या किया, HNO3 की जो पावर है ऑक्सीडाइजिंग पावर उसको बढ़ा दिया, डाइल्यूट किया तो हमें सिर्फ ग्लिसरिक एसिड मिला, और जब हमने उसको कंसंट्रेट कर दिया तो हमें ग्लिसरिक एसिड एंड टार्टोनिक एसिड दोनों मिलता है। में जो हमारा बिस्मथ नाइट्रेट है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है और सेलेक्टिवली हमें मेसोक्सिलिक एसिड ही एज अ प्रोडक्ट देता है। जब हम इसकी रिएक्शन फेंटन्स रिएजेंट से कराते हैं, फेंटन रिएजेंट आपका क्या है, H2O2 और FeSO4 का मिक्सचर है, तो हमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन मिलता है और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन मिलता है। दैट मीन्स फेंटेंस रिएजेंट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके हमें ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एज अ प्रोडक्ट देता है। उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन NaOBr से करा दें या ब्रोमीन वाटर से करा दें तो इन दोनों ही केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है अगेन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहलिक ग्रुप्स हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं। दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लिसरल्डिहाइड भी है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी है। ये ऑक्सीडेशन इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एक के बाद एक आपके जो रिएजेंट्स आप यूज़ करते हैं वो उसको फर्दर से फर्दर आगे ऑक्सीडाइज करते जाते हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कहाँ तक जाता है, मेसोक्सिलिक एसिड, जो आप किसके थ्रू डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, बिस्मथ नाइट्रेट के साथ।
लास्ट रिएक्शन है इसकी विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रेजिन का फॉर्मेशन करता है। व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद थैलिक एनहाइड्राइड इट फॉर्म्स अ पॉलीएस्टर विच इज नोन एज अ ग्लिप्टिल। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तीनों OH ग्रुप जो हमारे ग्लिसरॉल के हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं एस्टर ग्रुप से। ये तीनों OH ग्रुप थे हमारा, ये जो रेड कलर से हमने शो किया है ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, और तीनों जगह हमारा रिप्लेस किससे हो गया है, दीज एस्टर मॉइटीज से। तो जो हमारा ग्लिप्टल है वो थैलिक एल्हाइड्राइड और ग्लिसरॉल के रिएक्शन के थ्रू बनता है। जो हमारा ग्लिप्टल है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में यूज किया जाता है। अब बात आती है व्हाट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक्स हमारे दो तरीके के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अगर आप पॉलीथीन को लेंगे तो पॉलीथीन को आप गर्म करते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है। फिर उसको फर्दर गर्म करेंगे तो वो एक अलग शेप में आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर हम हीट कर देते हैं तो वो इरिवर्सिबल कन्वर्टेड हो जाते हैं, वो दोबारा से अपनी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये ग्लिप्टल जो हमारा है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में यूज किया जाता है। लास्ट है हमारा यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल। जैसे कि हमारा ग्लाइकॉल था वो एज ए एंटीफ्रीज एजेंट यूज किया जाता था, ग्लिसरॉल्स भी हमारे एज एन एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में यूज किए जाते हैं। ये वॉचेस एंड प्रिजर्वेटिव्स में भी एज अ लब्रिकेंट यूज किया जाता है। ग्लिसरीन आप जानते ही हैं वो एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है कन्फेक्शनरी बेवरेजेस एंड मेडिसिन में। इसका नेचर नॉन टॉक्सिक है इसलिए हम इसे कहीं पे भी फूड आइटम्स में यूज कर सकते हैं। ये गुड क्वालिटी ऑफ सोप एंड हैंड लोशंस बनाने में भी यूज किया जाता है। टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम एंड कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके साथ हमने आपका एक कंप्लीट चैप्टर फिनिश किया है अल्कोहल्स का, जिसमें हमने नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, उसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स उनकी प्रॉपर्टीज उनकी रिएक्शंस, उसके बाद डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स उनकी प्रॉपर्टीज उनकी रिएक्शंस, एंड लास्टली ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस को डिस्कस करके इस चैप्टर को हमने फिनिश किया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू क्लासरूम स्टडी, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं। टिल देन आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स पे बेस्ड होगा। इसी तरीके से हम उसको पार्ट वाइज स्टडी करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन अल्कोहलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमने पहले का उसका पढ़ लिया अल्कोहलिक ग्रुप, और कार्बोनिल के बाद हम क्या पढ़ेंगे पहले से आपको पता चल गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कल हम एक ब्रिज की स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। टिल देन अल्कोहलिक चैप्टर से आपको जो कुछ भी पूछना हो आप फ्री हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे क्लासरूम में और चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं। टिल देन stay study, stay safe and keep learning. Goodbye.